हो गया, चालू कर दिया। करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 की अगर हम बात करें ना, तो यूनिट 2 जो है आपका, ये कंप्लीट 2 पार्ट में डिवाइड। तो पर्टिकुलरली जैसे यूनिट 2 हम बोलते हैं यूटिलिटी एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? यूटिलिटी एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, और ये जो यूनिट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हम यूज करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अगर आपको वैसे 11th का याद हो थोड़ा बहुत, अगर आपने पढ़ा होगा तो 2 पार्ट आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, पढ़ा हुआ है, और दूसरा पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी, पढ़ा है। ठीक है, इसको हम बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस। और ये दोनों अप्रोच जैसे यूटिलिटी एनालिसिस जो है इसको हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, और इंडिफरेंस कर्व को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये क्या कहता है? ये कहता है देखो, आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है इन वन कमोडिटी केस एंड इन टू कमोडिटी। ठीक है, और यहां पे हम पढ़ते हैं इनडिफरेंस का आईसी एनालिसिस। ये भी हमारा होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही शो करने का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी एनालिसिस। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर का हमारा क्या हो गया? ओवरव्यू टाइप का। एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, या फिर जैसे 11th में भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये किसने दिया था, इसकी थियरीज हैं ये। ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है आपका, इसको दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल। और आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसने दिया था उसका नाम है जे.आर. हिक्स। ठीक है, तो इस वजह से जो ये आपके एनालिसिस है जो एल्फ्रेड मार्शल वाला है, इसको हम मार्शलियन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। मार्शलियन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और जे.आर. हिक्स को हिक्सियन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये ध्यान रहेगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाई मार्शलियन इक्विलिब्रियम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा लगाने वाले हैं? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कौन सा? हाँ, जे.आर. कार्डिनल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे मार्शलियन इक्विलिब्रियम, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्शल वो बंदा था जिसने कौन सी थियरी दी थी हमको? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दी। ठीक है,
उसी तरह आपसे पूछे हिक्सियन, तो हिक्स वो बंदा है या वो इंसान है जिसने कौन सी थियरी दी थी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ये दोनों कहता क्या है, ठीक है, या फिर कार्डिनलिटी या ऑर्डिनलिटी का क्या मतलब हुआ। अब कहता है देखो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी मतलब होता है कि यू कैन या वन कैन एक्सप्रेस देयर यूटिलिटी इन नंबर्स। किसमें एक्सप्रेस कर सकता है ये, नंबर्स में, ठीक है। ऑर्डिनल का मतलब होता है इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मेजर इन नंबर्स, ठीक है। इंस्टेड, इंस्टेड one can only give one can only give one can only give ranks। रैंक्स का मतलब क्या होता है, एक ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर मतलब मान लो कि आप 3-4 चीज खाते हो, आइसक्रीम खाया आपने, मोमो खाया आपने, ठीक है, बिस्किट खाया आपने, ठीक है, बिकॉज यू लाइक मोमोज, तो आप मोमो को क्या करोगे, टॉप पे रैंक दोगे, आइसक्रीम को उसके नीचे दोगे, बिस्किट को क्या है, ये तो कुत्ते खाते हैं, इसको कौन खाता है, तो उसको, हाँ, बिस्किट, ठीक है। क्या, नहीं, जैसे मुझे अगर आइसक्रीम पसंद है, अच्छा देखो, ये जो रैंक्स हैं या ये जो प्रेफरेंसेस है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद हो तो मैं आइसक्रीम को रैंक 1 दूंगा, मोमो मैं नहीं खाता तो मोमो को मैं रैंक लास्ट दूंगा, है ना, बिस्किट को मैं रैंक 3 दूंगा। अगर आपको मोमो पसंद है तो आप मोमो को रैंक 1 देंगे, आइसक्रीम को रैंक 2 देंगे, आप कहेंगे बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं, चलो भाई इसको रैंक क्या कर देंगे, हम लास्ट कर देंगे। तो रैंकिंग सिस्टम या प्रेफरेंसेस इंडिविजुअल के क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और रैंक वो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिसाइड करेगा। बात समझ में आया। तो ये आपका छोटा सा एक ओवरव्यू हो गया किस चीज का, चैप्टर 2 का जो भी है। अच्छा, ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ज्यादातर मतलब चांस होता है कि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ ले, इस ओवरव्यू से ही, ठीक है। ये सिर्फ ओवरव्यू नहीं है, पूरा जो चैप्टर का एक क्रक्स है वो है। बात समझ में आया। अब क्या कहता है कि अगर हम इस चैप्टर की डीप डाइव करें तो कुछ टर्म्स होती हैं जो हमको याद रखनी है। सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर हम इसको MUX लिख के दिखा देते हैं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कहता है देखो इस शब्द को आप ध्यान रख लेना, मार्जिनल, इसको ध्यान रख लेना, मार्जिनल को। अब ये मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा यूनिट। क्या होता है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट जो आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ये जो मार्जिन है या मार्जिनल है इसको हम बार बार सुनेंगे, ठीक है, लेकिन हर जगह इसका मतलब सेम ही होगा, क्या, 1 एक्स्ट्रा यूनिट। अब अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो क्या इसका डेफिनेशन हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन। किसी कॉमोडिटी के एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं डिफाइन करूं, डेफिनेशन लिख दूं, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम
अब अगर हम इसी के शेड्यूल की बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। अगर इसको मैं टेबल के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो बच्चे ये मैं कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं टेबल फॉर्म करूँ आपके लिए तो देखो, टेबल वुड लुक लाइक दिस। टेबल बनाने की कोशिश करें तो टेबल कुछ ऐसा बनेगा। मैंने कहा देखो, क्वांटिटी है जो आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी का कंजम्पशन कैसे हो सकता है भाई, किसी भी नंबर में आप कंजम्पशन कर सकते हो। वैसे आप मानो कि आप मोमोज पसंद करते हो, आपके हाथ में एक प्लेट है, उस प्लेट में मोमो है 7। कितने मोमो है? 7 है। आमतौर पे 6 देते हैं, उन्होंने खुश होकर आपको 7 दिए। आपने फर्स्ट मोमो खाया, आपने सेकंड खाया, आपने थर्ड खाया, आपने फोर्थ खाया, आपने फिफ्थ खाया, आपने सिक्स्थ खाया, आपने सेवंथ खाया। कुछ मोमो आपने ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे ही काउंट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं काउंट करना। मैंने अगर कहा कि मैंने 7 मोमोज खाए तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ ही यहीं पे खा लिए, मैंने 6 मोमोज खाए। मैंने फर्स्ट खाया, मैंने सेकंड खाया, मैंने ये मैं 7th मोमो है जो प्लेट का मेरा आखिरी मोमो हो। अब अगर मैं यहां से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूंगा कि भाई देखो, जब मैंने ऑर्डर दिया होगा तो उस समय मुझे मोमो खाने का वो क्या कहते हैं उसको, क्रिंज ज्यादा होगा, ठीक है, क्रेविंग होगा, क्रिंज कह रहा है वो, ठीक है, क्रेविंग हमको क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक्साइटमेंट ज्यादा होगा। अब जब एक्साइटमेंट ज्यादा होगा तो भाई पहला मोमोज से मुझे सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगा। और सेटिस्फेक्शन से बहुत सिंपल भाषा में कहे, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन होता है मजा। मजा, कोई काम करते आपको मजा आता है ना, दिस इज सेटिस्फेक्शन। कोई काम किया मुझे मजा नहीं आया, मैं उदास हो गया, सेटिस्फेक्शन, है ना। तो कहता है कि पहला मोमो खाया आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। मैंने उसको रैंक नंबर दिया 10, आउट ऑफ 10 देना है मेरे को, तो मैंने उसको 10 में 10 दिया। फिर क्या होगा, मैं अगला मोमो खाऊंगा तो एक बात बताओ, पहले मोमो जितना ही एक्साइटमेंट होगा क्या दूसरे मोमो पे, तो क्या होगा, अब मेरी सेटिस्फेक्शन क्या होने लगेगी, हर मोमो के साथ कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि अब मुझे मोमो खाने का मन ही नहीं करेगा, हो गया 0। फिर भी चूंकि मैंने पैसा दिया है तो मैं क्या करूंगा, वही खाऊंगा। पैसा दिया है तो प्लेट में छोड़ूंगा थोड़ी ना, पैसा दिया था, देखो छठा मोमो खाया मुझे मजा नहीं आया, लेकिन मैंने पैसा दिया तो मैं 7वां भी खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने 7वां खाया तो क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गया, इज कॉल्ड डिससेटिस्फेक्शन। तो इसको कहते हैं यूटिलिटी आपको नेगेटिव में मिला 7th मोमो से, यानी कि 7वें मोमो की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, पेट में दर्द शुरू हो, है ना, उल्टी हो गई, कुछ भी हो गया, तो डिससेटिस्फेक्शन हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, तो इसीलिए 7th मोमो आपको नेगेटिव इंपैक्ट। तो इसी ट्रेंड को देखते हुए अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूं तो कर्व कैसे बनाऊंगा, तो कर्व कुछ ऐसा बना दूंगा मैं, यहां दिखाऊंगा मैं क्वांटिटी, क्वांटिटी कंजम्पशन, और यहां दिखाऊंगा मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। तो कैसे होगा, मार्जिनल यूटिलिटी मेरा, जब मेरा फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन था हाईएस्ट, तो कहीं से भी, इसको फ्री हैंड डायग्राम बोलते हैं, तो कहीं से भी मैं फर्स्ट हैंड लेके चलूंगा, तो ये जो कर्व बना ये मेरा क्या बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे इस पॉइंट पे मेरा सेटिस्फेक्शन क्या आएगा, डिससैटिस्फैक्शन रिमेंस 0। यहां पे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, और इसके नीचे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, या फिर हम इसको बोलते हैं TUX। अब ये जो टोटल यूटिलिटी है ये क्या होता है मैं इसको टेबल से समझाने की कोशिश करता हूं, यहां देखना, मेरे पास क्वांटिटी था 1 2 3 4 5 6 7, कुछ यही हमने कंज्यूम किया था। अब हमने कहा इन सभी से कुछ मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिला हुआ, 10 8 6 4 2 0 -2, ये मेरा सेटिस्फेक्शन था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात बताओ, अगर आपके प्लेट में सिर्फ एक ही मोमो हो, ठीक है, मोमो कितना हो आपके प्लेट में, सिर्फ एक ही हो,
तो टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिलेगा? जो आप पहला मोमो खाओगे वही होगा आपका टोटल। मैं कहूँ कि टोटल आपको मिलेगा, ठीक, यही होगा ना। अगर सिर्फ 2 ही हो तो पहले से मिला आपको 8 और दूसरे से, सॉरी, पहले से मिला आपको 10 और दूसरे से कितना मिला 8, तो टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। तो ये 18 हो गया। फिर थर्ड भी मोमो अगर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 24। फिफ्थ ऐड करूं तो कितना होगा? फिर कितना होगा? 30। 0 ऐड करूंगा रिमेन्स 30, 2 माइनस कर दूंगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि टोटल यूटिलिटी जो है दिस इज नथिंग बट सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। क्या आप ये बोल सकते हो? टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये बात समझ में आई? चलिए अब यहां पे कुछ एनालिसिस करेंगे, और ये एनालिसिस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि सीयूईटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली कैसे पूछते हैं? जनरली क्या? एमसीक्यू होती है। तो एमसीक्यू में थियरीज नहीं पूछे जाते, उन थियरी के से आपने क्या एनालिसिस किया है वो पूछा जाता है ना। तो अब पहला एनालिसिस हमको क्या दिखता है कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इक्वल होगा कहां पे? एट फर्स्ट यूनिट। तो यहां पे हमको ये पहला ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट यूनिट पे ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगला ऑब्जर्वेशन हम क्या देख सकते हैं? ये 6 यूनिट पे जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी कितना है? 30। 30 को हम क्या इसमें मैक्सिमम बोल सकते हैं? तो 30 तो यहां भी है, तो हमने इसको मैक्सिमम क्यों नहीं बोला? भाई 30 दो जगह है ना, 30 इज हियर एंड 30 इज हियर। तो अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ये भी होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? ये 30 है, ये भी 30 है, तो वाई दिस इज मैक्सिमम और दिस इज नॉट? हमेशा याद रखो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो तो एक चीज ध्यान रखना। देखो ये एक मैंने कर्व बनाया, ठीक, मैं इस कर्व का कहूं कि मैक्सिमम पॉइंट कहां है, तो आप कहोगे सुमित सर मैक्सिमम पॉइंट इस कर्व का ये रहा, है? ये जो टॉप है ये इसका मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम होने का प्राइमरी कंडीशन क्या होता है कि वो वैल्यू सबसे ज्यादा हो और उसके बाद वाला नंबर डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है। जो नंबर है वो सबसे ज्यादा हो और उसके बाद वाला नंबर क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो डिक्रीज किसके बाद हो रहा है? इसके बाद हो रहा है ना, -2। या यहाँ पे भी देख सकते हो 30 के बाद ये फॉल हो गया, 28 हो गया, इसलिए ये क्या है? मैक्सिमम है और ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद ये 0 हुआ है। अगर मैं इस लॉ को फॉलो करूं, ठीक है, अगर 2 से 0 ना करके अगर मैं 2 से 1 कर देता तो ये 38 31 हो जाता ना। तो फिर इसको मैक्सिमम कैसे? समझ में आया? क्योंकि इसके बाद ये नेगेटिव है, ये फॉल है, तो ये फॉर श्योर फॉल ही होगा, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, बट इसके बाद ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आया? तो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। ये मेरा कौन सा ऑब्जर्वेशन रहा? सेकेंड ऑब्जर्वेशन रहा। थर्ड ऑब्जर्वेशन मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से? थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए मैं कहूंगा थिंक कि जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो गया? स्टार्ट्स फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कब फॉल करेगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा। इसके अपोजिट भी ट्रू होते हैं, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल होगा तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा होगा? नेगेटिव में होगा। जब मेरा टोटल यूटिलिटी फॉल होगा तो उस समय मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कैसा होगा?
नेगेटिव में होगा तभी फॉल होगा ना। अगर कुछ पॉजिटिव अमाउंट अगर मैं प्लस करता हूं तो वो फॉल थोड़ी ना होगा, वो बढ़ेगा ही, चाहे वो 0 पॉइंट समथिंग से बढ़े। घटने के लिए क्या जरूरी है, कुछ माइनस होना, तो उस समय मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 3 इसके ऑब्जर्वेशन हो गए। यही इसके रिलेशन भी बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चे, रिलेशन, रिश्ता। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने बोर्ड के अगर क्वेश्चन पे आएंगे, तो बोर्ड में कुछ रिश्तेदारियां बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उनमें से एक ये है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, स्कूल्स में पढ़ा है, तो फिर मुझसे क्यों पढ़ा? मुझे तो पैसे मिल रहे इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। है, इतना ज्यादा ज्ञान लोगों का सर नहीं फट जाएगा? है, बहुत बढ़िया। चल, अगर बात करते हैं हम रिलेशनशिप की, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले तो जो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले आप धरले से टेबल बनाओगे। तो हमने क्या किया, ये वाला टेबल फॉर्म किया। ठीक है, इसको फॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना के दिखाएंगे इनको, छोटा सा पिंक पिंक सा डायग्राम। एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट बनाना होता है, जबकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपने मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉ किया। ठीक है, इसको नाम दूंगा मैं MUX कर्व। ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ये क्वांटिटी होता है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ x हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करोगे बच्चे, एक डॉटेड लाइन खींच लोगे ऐसे। इसको बेसिकली हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस। किस बात का रेफरेंस, ये रेफरेंस देता है कि इस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर जो टोटल यूटिलिटी बनेगा ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से अपने टोटल यूटिलिटी को ड्रॉ करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी को मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा कि यहां से ये चलेगा और ये कुछ, ठीक है, यहां पे ये मैक्सिमम हो गया। हाँ, यहाँ पे ये तो रेफरेंस लाइन है ना, ये उससे क्या मतलब है, तो कहीं भी बना दे। यू हैव टू रीड दिस कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है ना, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, इसके बाद ये क्या होगा, फॉल कर जाएगा, टोटल यूटिलिटी ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व हो गया हमारा, टोटल यूटिलिटी का। ये जो येलो येलो सा कर्व दिख रहा है, ये येलो नहीं है, ये ऑरेंज है। ऑरेंज वाला जो कर्व है, ये टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहां से एक और चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, ये फॉल होता है ना, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो ये जो कर्व है, ये आपका कैसा बना है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। समझे, मतलब ये कर्व इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने का रेट क्या है, हर बार कम है। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, टोटल यूटिलिटी कर्व, ये बढ़ता है रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से। किस रेट से बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हेलो, वो क्लास, हाँ बता।
फाइंडिंग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उधर जाना था, बेसिकली करियर काउंसलिंग था, उधर देना था उनको करियर काउंसलिंग। मुझे लगा कि वो लोग चले गए हैं, फिर मैं इधर आ गया। चलो कोई बात नहीं है, अब डांट खाऊंगा जाके। तो ये समझ में आया। अब देखो, ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर होना चाहिए कि जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो किस रेट से बढ़ता है, मार्जिनल यूटिलिटी के रेट से। अब देखो यहां से यहां तक में कितना बढ़ा, 8, ये कितना है, यहां से हमें कितना बढ़ा, 6, ये कितना है 6, यहां से हमें कितना बढ़ा, 4, 2, 0, -2। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल। ये बात समझ में आ गई। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चॉइस बेस्ड, कि वहां पे पूछ लेगा कि टोटल यूटिलिटी कर्व किस रेट से बढ़ता है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो वहां पे यू हैव टू चूज, आइदर लिख देगा डिक्रीजिंग रेट से या फिर मार्जिनल यूटिलिटी के रेट। बात समझ में आ गया। तो ये आपके रिलेशन थे। अब जब हम अपने वापस से स्कूल एग्जाम पे आते हैं तो 3 रिलेशन यहाँ पे हमको क्या क्या लिखना है। सबसे पहला तो यही हो जाएगा, जो हमने ये जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं ना, यही इसके क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो पहला रिलेशन में क्या लिखूंगा कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, MUX इज इक्वल टू TUX इज एट फर्स्ट यूनिट। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और मेरा टोटल यूटिलिटी कहां पे इक्वल होगा, फर्स्ट। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या लिखूंगा मैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखूंगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, when marginal utility is equal to 0, total utility of X is maximum। बोल सकते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तीसरा ऑब्जर्वेशन में मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉलिंग। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी become negative, total utility starts falling। तो वहां पे ये ये ना TUX इज के बाद इज अ फर्स्ट यूनिट, बोलता हूं तब सुन लिया करो, इज एट फर्स्ट यूनिट होगा बेसिकली, इक्वल इज एट फर्स्ट यूनिट। समझ में आ गया, ये मिटा दूं। तो आपका डायग्राम गलत है, आप दिखाओ अपना। आपका गलत है, उधर से गलत नहीं है, इधर से फॉल नहीं हुआ है वो। हो गया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया, हमने टोटल यूटिलिटी देख, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे। ठीक है, किस पे आते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इनिशियली मैंने क्या कहा कि इसमें 2 तरह के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होंगे। एक क्या होगा 1 कमोडिटी केस में, एंड दूसरा होगा 2 कमोडिटी केस। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहां लिखूंगा 1 कमोडिटी और यहां लिखूंगा 2 कमोडिटी।
अगर हम बात करते हैं वन कमोडिटी की, अच्छा जब भी कोई ऐसे मॉडल होता है ना, तो उस मॉडल के कुछ अजम्पशंस होते हैं। ये बेसिकली एक मॉडल है, यहाँ पे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ अजम्पशंस होंगे, मतलब हम कुछ अज्यूम करेंगे कि अच्छा ये इस वाले सिनेरियो में सही होगा। कई बार क्या होता है कि जब इकोनॉमिस्ट कोई मॉडल देते हैं तो वो एक फेवरेबल सिचुएशन को अज्यूम करते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब उन्होंने मॉडल दिया तो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, कुछ कमियां निकाली, तो जो कमियां होती है ना उनको वो अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा हमने माना था ये वाला तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अजम्पशन क्या होगा, अगर मैं अजम्पशन की बात करूं तो पहला अजम्पशन दिखेगा आपको कि यहाँ पे कितने हैं, पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही कॉमोडिटी है, तो देयर इज ओनली वन मार्क, देयर इज ओनली वन कॉमोडिटी इन अ मार्केट, ठीक है। पूरे मार्केट में कितनी कॉमोडिटी होंगी, सिर्फ एक। तो सेम अजम्पशन यहां पे अगर हम करें तो यहां पे क्या होगा, देयर आर टू कॉमोडिटी इन अ मार्केट, हो सकती है बट हम सिर्फ टू कॉमोडिटी के केस में कर रहे हैं, तो यहाँ अजम्पशन कितना होगा, टू कॉमोडिटी। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन रियल वर्ल्ड तो भाई मिलियंस ऑफ कॉमोडिटी है ना। तो देयर आर ओनली टू कॉमोडिटी इन अ मार्केट, तो इसीलिए कहते हैं ना, इसको अजम्पशन कहते हैं। अब अगर मैं ये वाला अजम्पशन नहीं लूं और ये मॉडल दूं, तो कोई भी इकोनॉमिस्ट आएगा ऐसा कहेगा, एक चाड़ा मारेगा पट, फिर कहेगा क्या भाई दो ही कॉमोडिटी थोड़ी ना होता है बाजार में, जैसा ही बोलेगा ना। तो पहले से ये तेज होते हैं, ये कहते हैं देखो हमने यही तो मान के किया है, ये को पता है दुनिया में बहुत सारी कॉमोडिटी होती है, लेकिन हमने माना कितना है, तो हमने माना कितना है, एक, है ना। तो ये अपने कमियों को छुपाने का तरीका। दूसरा अजम्पशन क्या होगा, जैसे इनिशियली मैंने तो शुरुआत में बताया कि यूटिलिटी इसमें कैसा होगा, यूटिलिटी कैसा होगा, कार्डिनल। तो यूटिलिटी इज कार्डिनल। यहां पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम ही थियरी हम पढ़ रहे हैं दोनों, तो यूटिलिटी इज कार्डिनल। तीसरा अजम्पशन बताओ, तीसरा अजम्पशन होता है कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर इज रेशनल, ठीक, ये भी सेम रहेगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना, कार्डिनैलिटी एंड रेशनैलिटी, ये फिर से हमारे सीयूईटी एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहां से जैसे आपसे पूछ लेगा, पहले बताओ आपने पढ़ा है चूंकि स्कूल में, तो आप मुझे बताएंगे कि कार्डिनैलिटी तो मैंने बता दिया था, क्या होता है कार्डिनैलिटी, आप यूटिलिटी को नंबर्स दे सकते हैं। रेशनैलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इज रेशनल, रेशनल का क्या मतलब है, एक कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, समझ। इस क्वेश्चन का आंसर ना 90% जो इकोनॉमिक्स के टीचर जो 12th लेवल तक पढ़ा रहे होते हैं ना, सब गलत ही देते हैं, पर मैं उस 10% में आता हूं, मैं सही देता हूं, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अजम्पशन, ऐसा मुझे लगता है, दुनिया को कुछ लग सकता है। बताओ स्कूल में तुम लोग पढ़ा है, जल्दी बता दो। बताया नहीं था, क्या बात करते हो, बताओ भाई, सीयूटी तो पिछले साल ही बता दिया होगा। रेशनैलिटी का मतलब देखो क्या होता है वैसे कहीं कहीं अगर बेवकूफ़ी वाले शब्द इस्तेमाल करें तो पर्सनालिटी का मतलब होता है सेल्फिशनेस, सेल्फिश, सेल्फिश,
रेशनल कंज्यूमर मीन्स अ सेल्फिश कंज्यूमर, ये भी गलत है। एग्जैक्टली होता क्या है, जो सही है वो एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता है कि अ कंज्यूमर हु इज ऑलवेज केयर अबाउट हिज और हर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, एंड हिज सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स या समवंस अदर्स डिसीजन, किसी और के डिसीजन से उसके जो डिसीजंस हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। एक कंज्यूमर वो सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि सामने वाले का क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कहोगे ना, अगर एक इंसान जो खुद के बारे में सोच रहा है तो वो क्या होता है, सेल्फिश, ठीक है, बट इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स रेशनल। बात समझ में आया? इसको रेशनल ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। अगर ऐसा बिहेव आप नहीं कर रहे हैं तो आप पगले हैं, समझे? क्या है? पगले। तो कंज्यूमर इज रेशनल, ऑलवेज रिमेंबर, कंज्यूमर इज रेशनल का मतलब अ पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट हिज एंड हर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये सेम लागू हो जाएगा। और कुछ अजम्पशंस होते हैं इसमें, दो चारों हो सकते हैं। एक मेजर है कि इनकम एंड प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। इनकम क्या रहेगा? इनकम एंड प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? यहां पे एक अजम्पशन बढ़ेगा, अजम्पशन नंबर 5, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज होल इनकम। यहां पे कंज्यूमर अपना सारा पैसा खर्च करेगा। में कोई दिक्कत? स्पेंड्स हिज होल इनकम, कंज्यूमर अपना सारा पैसा जो भी उसके पास है वो सब मार्केट में खर्च कर देगा, कुछ बचा के घर लेके नहीं जाएगा, मतलब सेविंग्स यहाँ पे क्या होंगी? जीरो होंगी। तो ये सारी क्या होती हैं? अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। चेंज दिस पेज। अब देखो, अब अगर बात करें कंडीशन की, भाई हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो हमसे पूछेगा ना, बताओ भाई ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो क्या है कि मान लो आप मार्केट में जाते हो कपड़े खरीदने, ठीक है, कपड़े का रेट उन्होंने कुछ भी बताया से, मैंने एक शर्ट उनको कहा कि भाई मुझे एक शर्ट दे दो, उसने कहा 1,000 रुपये का है। कितने का है? 1,000 रुपये का है। तो मैंने क्या कहा होगा? मैंने कहा 150 रुपये दूंगा। कितना दूंगा? 150 रुपये देगा रे बाबा, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, देना है तो दो, ठीक है। अब वो जो दुकानदार था वो जिद पकड़ के बैठा था, भाई बेच के मानेगा। उसने कहा कि भाई एक काम करो, तुम 900 रुपये दे दो। कितने दे दो? 150 में थोड़ी ना होता है, 900 दे दो, इतने का तो खरीद में नहीं दो। मैंने कहा देख 160 रुपये दूंगा, है ना। फिर बहुत लड़ाइयाँ हुई ऐसे, मैंने 170, 180, 190 किया, वो कहता 800 दे दो, 600 दे दो, 500 दे दो। हम जाके डन किए 200। हमने कितने का खरीद लिया इसको? 200 का कहा। मैंने जैसे ही 200 कहा, फिर कहता यार थोड़ा और बढ़ा दो। मैंने कहा देखो पैसे ही नहीं है। मैंने क्या कहा उसको? पैसे ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है? सवाल ये, मतलब एक शर्ट था जिसका कीमत भाई साहब ने 1,000 रुपये बताया, आपने उसको कहा कि मैं 200 रुपये में दूंगा, तब 200 पे डन हो गया। तो एज अ कंज्यूमर जब आप खरीद रहे हो तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? आप उसको 1,000 रुपये क्यों देने को तैयार नहीं हुए, और आप उसको 200 रुपये ही क्यों दे रहे हो? बताओ। सोचो।
रिकॉर्डिंग। तो कहां पे थे हम? 200 रुपए ही देने को तैयार क्यों हुए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस शर्ट की औकात ही 200 रुपए की थी, पहली बात। और ये औकात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना बच्चे, वो 200 रुपए के ही बराबर मिलेगा, है ना? अगर जैसे ही मैंने 200 से 205 रुपए दे दूंगा ना, मैं रिग्रेट करूंगा यार ये 200 रुपए के लायक नहीं था। मतलब क्या है कि मुझे 205 रुपए से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है और मुझे उस शर्ट से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, ये तो होगा ना। जैसे मैं ये रिग्रेट करूंगा कि नहीं ये तो 205 रुपए यार, 5 रुपए मेरे बर्बाद हो गए, यानी कि क्या है कि 205 रुपए से मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा है और दो जो शर्ट है उसका सेटिस्फेक्शन कम है। लेकिन जैसे मैं 200 दूंगा मैं कहूंगा हाँ ठीक, 200 रुपए 200 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना सेटिस्फेक्शन आपको उस सामान से मिलेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको आपके पैसे से भी मिलेगा, ठीक है। और जब ये सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप किस में आ जाओगे? इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। बात समझ में आया? इसी बात को इन्होंने क्या लिखा, मार्शल भाई साहब ने, इन्होंने कहा कि देखो एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू जब हो जाए एम यू एम से, यानी कि कहता है मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम कंजम्पशन, मतलब एवरेज। ये देखो बेसिकली क्या है, ये एवरेज यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन कॉमोडिटी एक्स, ठीक है। कैसे पढ़ोगे? सेटिस्फेक्शन, ये सेटिस्फेक्शन है, तो सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन कॉमोडिटी एक्स मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम 1 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? मार्जिन का मतलब एक, तो 1 रुपए से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कंज्यूमर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि एम यू एम जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 1 होगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, बोल सकता हूं ना, यहां वन रख दिया मैंने, तो ये हो गया एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। तो आइदर आप कंडीशन ये बोल सकते हो या कंडीशन, तो अगर मैं सिर्फ ये बता दूं और फिर मैं कहूं कि अच्छा ऐसा नहीं है, तो जब आपके एग्जाम में आएगा ये लिख देगा तो आप कहोगे ये तो सर ने बताया ही नहीं था, ये क्या हो गया। यू हैव टू रिमेंबर कि जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो एम यू एम क्या है इक्वल टू 1 है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसा हो जाता है? एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। बात समझ में आ गया? चलिए सेम कंडीशन अगर हम टू कमोडिटी केस के लिए करें, सेम कंडीशन किसके लिए कहें? टू कमोडिटी केस के लिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगा? अब देखो क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही कमोडिटी था, सिर्फ क्या था? एक कमोडिटी एक्स, तो हमने लिखा था एम यू एक्स। तो सपोज कर लो कि चलो एक ही कमोडिटी है, तो अगर एक ही कमोडिटी है बच्चे तो ये मेरा कंडीशन हो जाएगा। हाँ ठीक है, मान लो ऐसे कि आपको ध्यान नहीं था कि दो कमोडिटी आएगा, ठीक है। ऐसे समझो कि मान लो आप भूल गए कि दो कमोडिटी है, आपने कहा अच्छा ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। जैसे ही आपने ये लिखा, आपके जो टीचर थे स्कूल में आके उन्होंने ऐसे मारा टपरी ठपक, अरे भैया दो कमोडिटी कितने हैं? दो। आपने कहा अच्छा दो है, चलो एक काम करते हैं दूसरे के लिए भी कुछ लिख ही देते हैं, एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू, कह सकते हैं पहले से मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो दूसरे से ये मिलेगा, कॉमोडिटी ही तो बदला है, वैसे ये शर्ट होगा तो ये पैंट होगा, है ना। तो ये बोलूंगा मैं 1, ये बोलूंगा मैं 2। तो अगर 1 और 2 को आप गौर से देखो तो आप कहोगे कि देखो सर राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा? एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर टू कमोडिटी केस। ये बात समझ में आई? क्या बोलेंगे हम इसको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन
टू कॉमोडिटी केस। अब अगर इसी को मैं ऐसा कह सकता हूं कि अच्छा, एक चीज हमको समझ में आया कि वन कॉमोडिटी में ये कंडीशन है, ठीक है। टू कॉमोडिटी में क्या हुआ, एक बार दो बार हुआ। थ्री कॉमोडिटी में क्या होगा, तीन बार होगा। इस तरह इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉमोडिटी होगा तो ये वाला केस इनफिनाइट टाइम बनेगा। तो मैं इसीलिए ऐसे कह सकता हूं कि मान लो मैनी कॉमोडिटी हो, कितना हो, मैनी कॉमोडिटी अगर हो तो केस क्या बन जाएगा इक्विलिब्रियम का, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू एम यू जेड अपॉन में पी जेड, सो ऑन। है ना, सोहन नहीं बोला मैंने, सोहन बोला, सोहन सर थे ना ये जगह पे, ठीक। ये बात समझ में है। तो इस इक्वेशन को बच्चे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सब इक्वल है तो क्या बोलोगे आप इसको, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया, दो कॉमोडिटी है तो दो के इक्वल होगा, तीन है तो तीन के इक्वल होगा, एन है तो एन के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। तो ये आपके प्रोसेस होते हैं इक्विलिब्रियम को शो करने के। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहां के बाद, यहां तक ये दोनों सेम सेम चलते हैं। जैसे ही आप एक स्टेप फर्दर बढ़ोगे, क्योंकि ये आमतौर पे तीन नंबर में या चार नंबर में पूछे जाते हैं, ये आपका मैक्सिमम 5 नंबर तक होता है। 5 नंबर पहले हमारे टाइम में 6 नंबर का हुआ करता था, तो ये आमतौर पे 6 नंबर में ही देखने को मिलता था, ठीक है। तो इसका प्रोसेस इसके बाद थोड़ा बदलेगा, इसका अभी ऐसा ही चलेगा। अब इसमें क्या है, अगर मैं सेम चीज को वन कॉमोडिटी केस में टेबल के थ्रू दिखाना चाहूँ, ठीक है, हमको टेबल और डायग्राम के थ्रू भी दिखाना होगा। तो फोर्थ पॉइंट में हम क्या कहेंगे, चलो हम एक टेबल बना देते हैं। टेबल हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 to 7 तक था। हमने कहा देखो ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, वो कितना है, पहले पे 10 था, 8 6 4 2 0 -2, ठीक है। हमने इसी में कहा कि अच्छा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाना है ना भाई वन कम्युनिटी के केस में, तो कैसे दिखाऊंगा, मैंने कहा देखो एक px मान लेते हैं। अच्छा px कैसे मानोगे, आप कहोगे कि देखो px के लिए हम अपने पीछे आएंगे, तो हमने कहा एक अजम्पशन लिया हुआ है प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो यानी कि कोई भी नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं जो नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो मैंने कहा चलो अज्यूम कर लेता हूं, मैंने कहा कि इसका कीमत कितना होगा, 2 रुपये होगा। हमने ये भी माना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे हमने ये माना तो हमारा जो कंडीशन हो जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, क्या हो जाता है, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। तो जहां पे मेरा एम यू एक्स पी एक्स के इक्वल है, तो पी एक्स मेरा 2 to 2 है, तो हमको देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी 2 कहां है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फिक्स नहीं होता, ये क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्राइस क्या अज्यूम किया है। अगर मैं प्राइस 4 अज्यूम कर लूं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, 6 कर लूं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। प्राइस 0 कर लूं तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। वैसे प्राइस 0 नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब देखो इसी चीज को आप डायग्राम में कैसे दिखाओगे, अगर डायग्राम में भी दिखाना हो तो ये बिल्कुल आसान होता है। यहां पे आप दिखाओगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, यहां दिखाओगे क्वांटिटी, क्या ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, और एक कांस्टेंट प्राइस कर्व ले लेना है। आप करोगे कि देखो ये रहा प्राइस कर्व, तो दोनों इक्वल कहां है, जहां इंटरसेक्ट होता है कर्व कर्व वहीं पे क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा ई, और ये जो होगा ये क्यू स्टार वो कॉमोडिटी होगा जो आप कंज्यूम करेंगे इक्विलिब्रियम पे। ये समझ में आ गया। समझ में आ गया, हाँ बोलो हाँ।
हाँ, वैसे तुम 11th में नहीं हो ना, पॉइंट्स तो बता ही रहा हूँ ना मैं, जहां जहां सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट। देखो थियरी तुम छोड़ नहीं सकते, हाँ तो आएगा तो इसी से, समझे। देखो बनाने के लिए तो ऐसा है कि तुमको एक ऑप्शन दे देगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कम्युनिटी केस, और 4 डायग्राम दे देगा। क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कहां से, जो तुम थियरी पढ़ते हो उसी थियरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, समझे। तो ये व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ में तुम ये मत सोचो कि ये व्यर्थ है, हाँ, इन बातों को व्यर्थ सोचना ही व्यर्थ है। कहाँ पे ये एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, या एम यू एक्स स्लैश पी एक्स, स्लैश है वो, लेट मी क्लियर इट, ऐसे नहीं होता। माइनस एम यू एक्स कॉमा, हो गया, ये हमारा फुल टू हो गया, कौन सा, वन कॉमोडिटी केस, ठीक है। वन कॉमोडिटी केस आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप स्टार्ट करोगे यहाँ से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन दोगे, डेफिनेशन बताया मैंने, कंज्यूमर लिख लो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन चलो, तो हम क्या डेफिनेशन दे रहा था मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, consumer maximize his satisfaction, consumer equilibrium is a situation where consumer maximize his satisfaction, maximize his satisfaction satisfaction within his given level of income, within his given level of income, of income, जो भी उनका इनकम होगा उस इनकम में वो क्या करेंगे, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये सारे अजम्पशंस लिखोगे, अजम्पशन के बाद कंडीशन लिखोगे, कंडीशन इज देयर, कंडीशन के बाद उसको टेबल में एक्सप्लेन करोगे, एंड देन दिस, तो ये क्या हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कम्युनिटी। ठीक, अब टू पे आते हैं, तो टू में हमने क्या किया, यहां तक तो सब कुछ सेम था कंडीशन तक, अब आगे क्या होता है देखो, अब बेसिकली क्या होता है कि वी हैव टू कंडीशंस, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई, ये मेरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अब कहते हैं कि व्हाट इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इफ कंज्यूमर इज नॉट इन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ तो कंज्यूमर क्या करेगा,
सवाल है ना। तो भाई अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा कंज्यूमर, तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर कंज्यूमर कुछ इस सिचुएशन में होगा और कंज्यूमर कुछ इस सिचुएशन में होगा। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो आइदर एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा होगा या वाई से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा होगा, यही तो होगा। अब आप बताओ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंज्यूमर हमेशा किस में रहना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा। तो जैसे ही इन दोनों में से किसी भी केस में आएगा वो, तो वो क्या करेगा, वापस अपने कंजम्पशन को एडजस्ट करेगा। क्या करेगा, एडजस्ट, और एडजस्ट करके कहां आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो इसलिए इसको, इस प्रोसेस को जब इस वाले सिनेरियो से यहां पे आते हैं तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो कहता है कि अगर बट इफ कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम देन कंज्यूमर विल एडजस्ट देयर कंजम्पशन। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, अपने कंजम्पशन को एडजस्ट करेगा। कैसे करेगा, इसको ऐसे देखो कि मान लो मार्केट में दो चीजें हैं, एक्स है वाई है, वैसे मैं कहता हूं कि एप्पल है ऑरेंज है। ठीक है, अब एप्पल है ऑरेंज है, मान लो कि एक्स आपका एप्पल है, वाई आपका ऑरेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, mu x अपॉन में पी एक्स। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। अब इसको, ये टेक्निकल सा डेफिनेशन है, इसको छोड़ दो। पी एक्स एंड पी वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसका तो कुछ करेंगे नहीं ना, बाय अजम्पशन प्राइसेस रिमेन्स, भूल जाओ कि प्राइस है यहां। अब क्या है, mu x ग्रेटर देन mu y। अगर mu x mu y से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन देन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y। अब इसको और सिंपल करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट जो आप सेब खा रहे हो और एक यूनिट जो आप संतरा यानी ऑरेंज खा रहे हो, तो आपके एप्पल से सेटिस्फेक्शन क्या है, ज्यादा है, ऑरेंजेस से सेटिस्फेक्शन क्या है, कम है। एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, क्या कंज्यूम करेगा, एप्पल और ऑरेंज, जिससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। काम कौन से तुम करते हो, जिसमें तुमको ज्यादा मजा आता है, सेब खाने में ज्यादा मजा आ रहा है तो खाओगे क्या, है ना, तो हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे। तो इन दिस केस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो एक्स के कंजम्पशन को कंज्यूमर क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा। एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब आप कर रहे थे तो आपने देखा कि आपका जो यूटिलिटी है, पहले 10 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -2 हुआ, ऐसे ही हुआ ना। तो यानी कि जैसे जैसे आपने कंजम्पशन बढ़ाया आपका यूटिलिटी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे तो आपकी यूटिलिटी क्या होगा, फॉल होगा। तो यहाँ पे एक्स का कंजम्पशन बढ़ा तो mu x क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ठीक, एट द सेम टाइम एक और अजम्पशन था कि कंज्यूमर स्पेंड्स हिज होल इनकम। ठीक है, अगर कंज्यूमर अपना सारा पैसा खर्च करेगा और एक्स का कंजम्पशन को बढ़ा रहा है तो वाई का कंजम्पशन उसको कम करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा ना, सारा पैसा खर्च है। अब एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा कैसे, जब वाई का कंजम्पशन कम होगा, तो वाई का कंजम्पशन यहां पे क्या होगा, कम होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो वाई से सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो वाई का कंजम्पशन कम होगा, तो जब y का कंजम्पशन कम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बढ़ेगा। तो अगर दोनों को इक्वल होना है तो बताओ, इसको कम होना था और इसको, वही तो हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। तो ये प्रोसेस, ये एडजस्टमेंट चलता रहेगा कब तक, जब तक यू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बात समझ में आ गया। यहां पे आओ, सेम चीज है, यहां पे अब एप्पल से सेटिस्फेक्शन कम है, ऑरेंज से सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो जब ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंजेस क्या होगा, फॉल होगा, ये होगा। ऑल्सो
क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऑन एप्पल कम है, तो एप्पल से कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन कम है, तो एप्पल का कंजम्पशन कम होगा। जब कम होगा तो एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये बढ़ने लगेगा, तो ये कब तक चलेगा, ये प्रोसेस चलेगा चलते चलते जब तक ऊपर वाला तो ठीक है ना भाई भाई, ऊपर तो ठीक है ना भाई भाई, बात समझ में आ गया। तो ये होगा क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब अगर आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में। बेसिकली क्या कहता है ये कहता है कि देखो इसमें 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन होती हैं। आइदर आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी के, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 कमोडिटी केस में पूछ लिया, 2 कमोडिटी। ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, आसान तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने। दूसरा तरीका क्या होता है, आपसे कहेगा कि एक्सप्लेन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन 1 कमोडिटी के, ठीक है, या एक्सप्लेन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इन 2 कमोडिटी केस, ये इसका दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, ये आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन मार्सेलियन इक्विलिब्रियम इन 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी के। 3 नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे आजकल जेनजी लोगों के जमाने में एक क्वेश्चन सेम 2 कमोडिटी केस में पर्टिकुलरली काफी ट्रेंड में होता है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि देखो वो जमाना हो गया पुराना जब हम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते थे। अब क्वेश्चन को हम कैसे पूछेंगे, क्योंकि बच्चे आजकल समझदार हो रहे हैं, एआई का जमाना है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि देखो देयर आर 2 कमोडिटी इन अ मार्केट, लिखते चलो साथ में, देयर आर 2 कमोडिटी in a market, commodity X and commodity Y। ठीक है, कितने कमोडिटी हो गई, 2 कमोडिटी हो गई, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। आगे लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम commodity X is 20 यूटिल्स। यूटिलिटी को बच्चे यूटिल्स में नापते हैं, ठीक है, 20 यूटिल्स एंड commodity Y is 30 यूटिल्स। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी X and commodity Y, prices of commodity X and Y are 10 and 20 respectively। ठीक, X और Y के लिए प्राइसेस क्या है, अच्छा से। आगे क्या बोला इसने कि चेक whether the consumer is in equilibrium or not, if not then what will he do to be in
डिबेट। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो क्या करेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए? डू टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहानी सिंपल सी थी। अब कहते हैं कि देखो ये कहानी दे दिया, अगर आपने क्वेश्चन इस तरह के देखे नहीं होंगे तो आप जाओगे चकरा, और ये होता है एकदम मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, और ये इत्तू सा क्वेश्चन देके इत्तू सा आंसर होता है। इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर और करने में लगेंगे 2 मिनट। आप कहोगे अच्छा, जैसे ही आपने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आप कहोगे कि बता दो कंडीशन क्या होता है भाई। तो कंडीशन क्या होता है टू कम्युनिटी केस में एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। अगर इसको सेटिस्फाई कर दे तो इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं किया तो फिर वो 2 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे। कौन से 2 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे बच्चे? ये। तो यहां से हमको पता है कि किस तरह से एडजस्ट करेगा वो। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा एम यू एक्स कितना था, तो आप बताओगे जरा एम यू एक्स कितना था 20, पी एक्स कितना था, पी एक्स इज 10, एम यू वाई कितना था 30, पी एक्स इज 20। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3 अपॉन में 2 और 1.5, फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1.5। तो क्या दोनों इक्वल है? तो हम लिखेंगे इनफैक्ट 2 is greater than 1.5। इट मीन्स ये x के लिए है, ये y के लिए है, तो क्या होगा एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन में। जैसे ही हम यहां पहुंच गए तो वी नो हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट नाउ। अब क्या लिखेंगे कंज्यूमर, पहले तो हमें बताएंगे कि कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर बताएंगे कि इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑफ x, so marginal utility of x will reduce, consumer reduces consumption of y, so marginal utility received from y will reduce, and this process continue till consumer holds equilibrium। y decrease होगा ना, MUI increase होगा, तो this process will continue till consumer holds equilibrium और attain equilibrium। बात समझ में आया? आसान था ये इसका। चलो, कोई डाउट? हो गया।